हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख कर आओ, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करो। तो हम बात कर लेते हैं हमने पिछले पार्ट में क्या क्या कवर किया था, व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस पार्ट। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री और अभी भी 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। या तो वो फार्मिंग करते हैं डायरेक्टली, या फिर वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पे हमारा फार्म से प्रोड्यूस आ रहा है, फार्म से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, या फिर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है तो वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। कोई ट्रक चला रहा है या कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, हमने देखा था क्रॉप क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को एक ही जगह पे लगाएं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं, और क्रॉप को हम डिवाइड कर सकते हैं इन वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इन विच वी आर ग्रोइंग। हम किस सीजन में उनको लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमने जायद क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स के बारे में बात किया था, और हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें किसी क्रॉप को लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोड्यूस हो, जो हमें ऑब्टेन हो रहा है, जैसे हम वीट क्रॉप लगा रहे हैं या राइस क्रॉप लगा रहे हैं, तो वीट और राइस हमें अच्छी क्वालिटी का मिले और ज्यादा अमाउंट में मिले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, राइट। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो हमने कुछ स्टेप्स की बात करी थी, उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जब आपको क्रॉप लगाना होता है, आपके पास एक फार्म है, आपको उसमें क्रॉप लगाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर द सॉइल। आपको अपनी सॉइल को, अपनी मिट्टी को, अपनी लैंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्रॉप लगाने के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हमने कवर किया था। सोइंग, सोइंग का मतलब क्या होता है, सीड्स को लगाना। आपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, सीड्स को लगाओगे, राइट। सो दैट वाज द सेकंड स्टेप। आज हम अपने थर्ड स्टेप की बात करेंगे, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीवियस पार्ट। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्यों डालना इंपॉर्टेंट है हमारे सॉइल में, पहले तो हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जो हम अपने सॉइल में डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। देखो, हमारा जब हम प्लांट को लगाते हैं तो उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए, उसको फास्फोरस चाहिए, उसको पोटेशियम चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फ्रॉम दी सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में भी तो ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर हम बार बार क्रॉप्स को लगाते जाएंगे, हमारे पास एक लैंड है, उसमें बार बार हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और बार बार उसको लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, तो होगा क्या, सॉइल में से जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। और अगर वो खत्म हो गए तो हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हम डालते हैं फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो ऐसे सब्सटेंस जो हम डालते हैं इन द सॉइल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, राइट, और न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट को मिले, तो उनको हम बोलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब बार बार क्रॉप्स को लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो सॉइल क्या होगी, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। Therefore, farmers have to add manure और fertilizers to the field to replenish the soil। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, replenish the soil मतलब सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को डालना, वापस से न्यूट्रिएंट्स को भर देना सॉइल के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। जब हम मैन्योर को डालें, अभी हम फर्टिलाइजर्स की भी आगे बात करेंगे, अगर हम मैन्योर को डालें तो उसको हम मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मैन्योरिंग, एडिंग मैन्योर इन द सॉइल टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग। समझ आ गया। अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग होगी या न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो क्या होगा, वीक प्लांट्स आएंगे। हम नहीं चाहते हमारे प्लांट्स जो हैं, हमारे क्रॉप जो हैं वो वीक आए, वो पुअर क्वालिटी की हों,
ठीक है, तो इसी वजह से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैन्योर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब ये नेचुरल सब्सटेंस है, ये हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, सो इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑब्टेन्ड कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा है? फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ठीक है, कैसे ऑब्टेन करते हैं? यहां पे देखो, एक मैंने इमेज यहां पे लगाई हुई है। तो इसमें क्या किया हमने, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है, उसके अंदर हम प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाल रहे हैं। हम प्लांट एनिमल वेस्ट को उसके अंदर डाल रहे हैं और उसको हम कवर कर देंगे विद दी सॉइल। ठीक है, उसको हम कवर कर देंगे विद दी सॉइल और वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डीकंपोज होने लग जाएगा। ठीक है, वो डीकंपोज होने लग जाएगा और जैसे ही वो डीकंपोज होने लग जाएगा तो हमें ऐसा कुछ मटेरियल मिलेगा जो आपको इस पर्सन के हैंड में दिख रहा है। तो ऐसा कुछ मटेरियल मिलेगा आपको, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का मटेरियल मिलेगा जिसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, इस पिट में, इस गड्ढे में आप प्लास्टिक नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको नेचुरल चीजें डालनी है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, आपके घर में जैसे छिलके होते हैं, वेजिटेबल पील्स होती हैं, ठीक है, लेफ्ट ओवर फ्रूट पील्स होती हैं, तो वो सब आप इसमें डाल सकते हो, नेचुरल चीजों को आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको ये मैन्योर मिल जाएगा। इस मैन्योर को आप पूरी की पूरी सॉइल में, अपने पूरे के पूरे लैंड में मिक्स कर सकते हो एंड दैट इज हाउ यू विल गेट न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, मैंने अभी आपको बताया गड्ढों में डाल देते हैं, एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकंपोज। डीकंपोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंपोज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए हमारे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आंखों से नहीं दिखते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है उनको देखने के लिए, नेकेड आइज से नहीं दिखते, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, अगले चैप्टर में डिटेल में करेंगे इसको। तो डीकंपोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नेचुरल वेस्ट को डीकंपोज करेंगे और उनको क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म इट एज अ मैन्योर, उनका मैन्योर बना देंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? आई विल टेल यू अबाउट द एडवांटेज। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब आप पानी डाल रहे हो तो पानी स्टे करेगा, पानी उसमें रहेगा। जितनी देर तक पानी उसमें रहेगा सॉइल में, उतनी ज्यादा देर तक हमारे जो प्लांट्स हैं उसको अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मतलब सॉइल में बहुत ज्यादा होल्स हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, सॉइल ऐसे हार्ड नहीं होगी। मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में भी बताया था कि हमें अपनी सॉइल हार्ड नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए? पोरस चाहिए, मतलब उसमें होल्स हो। क्यों? क्योंकि उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाती हैं उसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को बढ़ाता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट की हेल्प करते हैं टू गेट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, अगले चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं और इट इंक्रीजेस द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर बढ़ जाता है, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और अगर सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स या हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट मैन्योर। अब हम चलते हैं फर्टिलाइजर्स पे। तो चलो बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। देखो, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्टिलाइजर्स भी वही काम कर रहे हैं, बट दे आर दी केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय अस। हमने इनको बनाया इन दी फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को सॉइल में डालते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ऐसे केमिकल जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच है, मतलब वो न्यूट्रिएंट को डाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अगर हमें सॉइल में डालना है, सो फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन को सॉइल में डाल सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। सो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो, इसके एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। तो आप यूरिया और एनपीके, यूरिया, एनपीके और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अगर तीन करने हैं तो तीन कर लो, वरना यूरिया और एनपीके को आप याद रख सकते हो। एनपीके का फुल फॉर्म है हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मतलब ये तीनों न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इसमें रिच होता है, और ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल में डाल सकते हैं। तो एनपीके इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। ठीक है, तो दो तीन एग्जांपल याद कर लेना फर्टिलाइजर्स के। इसका एडवांटेज क्या है? दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक।
ठीक है, सबसे बड़ी बात, सपोज आपके सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी है या सिर्फ पोटेशियम की कमी है, तो आपको सिर्फ नाइट्रोजन या पोटेशियम को अपने सॉइल में डालना है। सो इन दैट केस फर्टिलाइजर्स कैन हेल्प यू। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी में आपका जो सॉइल है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। मैन्योर आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है पूरी लैंड में उसको स्प्रेड करने के लिए, बट फर्टिलाइजर्स आपके स्मॉल क्वांटिटीज में भी चल जाते हैं। दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉल क्वांटिटीज में चल जाते हैं तो उसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। बट मैन्योर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है और उसको स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है, और इसके रिजल्ट जो है वो फास्टर रिजल्ट होते हैं। तो अब आप सोचोगे सर सारे आपने एडवांटेजेस बता दिए फर्टिलाइजर्स के, तो हम मैन्योर को यूज क्यों करते हैं? बिकॉज मैन्योर इज नेचुरल, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर नेचुरल है, ठीक है, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स के भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस इट इज पुट इन दी सॉइल इन नॉर्मल क्वांटिटीज। जितनी क्वांटिटी है उतने में ही अगर आप फर्टिलाइजर्स को यूज करो, सो इट इज सेफ। बट अगर क्या होता है कि ज्यादा लालच के चक्कर में क्या होता है, फार्मर ज्यादा क्वांटिटी में उसको डाल देते हैं ताकि उनको ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस मिले, विच इज रॉन्ग, विच विल इफेक्ट दी हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, एनिमल्स की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। सो आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स को हम ऐसे स्प्रे करते हैं, ठीक है, इन दी सॉइल, तो ऐसे करके हम इसको स्प्रे करते हैं। आपने यहां से देखा है अ पर्सन इज स्प्रेइंग विद अ टैंकर ऑन हिज बैक, तो ऐसे करके उसको हम पूरे के पूरे अपने लैंड में स्प्रे कर रहे हैं। सो दैट इज फर्टिलाइजर्स। अब देख लेते हैं मैन्योर वर्सेस फर्टिलाइजर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको अलग से शायद ना पूछे, बट ये तो जरूर पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर में। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, स्टिल हम एक बार एक टेबल देख लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि it is not natural, it is made by us in the factories, that is known as inorganic. So manure is natural substance, आप इसको organic भी बोल सकते हो, which is obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। मतलब आपके animal waste, plant waste को जब हम decompose करते हैं तो आपको manure मिलता है। मैंने अभी आपको explain किया। Fertilizers are prepared in the factories, ठीक है, fertilizers are prepared in the factories। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड। मैन्योर हम फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी ओपन स्पेस में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ह्यूमस बताया था, आपने सॉइल के बारे में पढ़ा हो, तो सॉइल के ऊपर जो टॉप लेयर होती है, सपोज दिस इज दी सॉइल, ये आपकी सॉइल है, जो टॉप लेयर ऑफ दी सॉइल है, ये टॉप लेयर है, दिस इज नोन एज ह्यूमस। इसको हम फर्टाइल लेयर भी बोलते हैं या टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो ये फर्टाइल होती है, मतलब इसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर ह्यूमस को नहीं बढ़ाता सॉइल में, बट मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सो दैट इज आल्सो एन एडवांटेज। आपको अपने सॉइल का ह्यूमस बढ़ाना है तो आप मैन्योर को यूज करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे। बट मैन्योर के केस में आपको क्या मिलेगा कि रिलेटिवली लेस होते हैं, बट मैन्योर के केस में सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक साथ मिल जाते हैं, और फर्टिलाइजर्स के केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर सॉइल, ठीक है। तो मैन्योर आपको एक कंप्लीट पैकेज दे रहा है जो कि कम है, लेकिन बट फर्टिलाइजर्स आपको स्पेसिफिक पैकेज दे रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। सो दैट इज द डिफरेंस। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस भी हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मैन्योर बेटर है या फर्टिलाइजर बेटर है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द फार्मर्स हमें दोनों को ही यूज करना पड़ता है, इसीलिए हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर फर्टिलाइजर्स बैड होते तो हम फर्टिलाइजर्स के बारे में नहीं पढ़ते। इज दैट क्लियर? तो दोनों को यूज करना पड़ता है। सो दिस वाज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो आप देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आप इस एक्टिविटी को पढ़ लेना, एक्टिविटी 1.2। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हम अपनी क्लास में एक्टिविटीज को भी एक्सप्लेन करके चलते हैं, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 बीकर्स लेने या 3 ग्लास आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डिस्पोजेबल ग्लास लिए हुए यहाँ पे, ए बी एंड सी। आप उसको मार्कर से मार्क कर सकते हो, ए बी एंड सी। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सॉइल डालना है उसमें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉइल डाल दिया तीनों में। एक में आपको मैन्योर डालना है,
एक में आपको फर्टिलाइजर डालना है और एक को आपको कुछ नहीं डालना है, खाली छोड़ देना है। और तीनों में आपको सीड को ग्रो करना है। ठीक है, एक एक सीड, दो दो सीड्स आप ले लो और उनको ग्रो करने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब आप ग्रो करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, अराउंड 2 वीक्स के बाद आपको क्या दिखेगा, जो ए है जिसमें आपने मैन्योर डाला है उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी प्लांट की, बट नॉर्मल ग्रोथ दिखेगी, मॉडरेट ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम बी की बात करें जिसमें हमने फर्टिलाइजर डाला था, तो उसमें आपको मैक्सिमम ग्रोथ ऑब्जर्व होगी। और सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था उसमें आपको लीस्ट ग्रोथ दिखेगी। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट, टू मेक आवर प्लांट हेल्दी, हमारे प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए। सो दिस इज द एक्टिविटी। ओके, तो अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इरिगेशन। ठीक है, हमें अपने प्लांट को पानी देना बहुत जरूरी है, वरना वो प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। सो दैट इज द फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। व्हाट इज द फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, हमें अपनी क्रॉप को पानी देना है, और ये नहीं एक बार पानी देके भूल जाना है, उसको रेगुलर इंटरवल में थोड़े थोड़े टाइम बाद, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कितने टाइम बाद हमें पानी देना चाहिए। कुछ प्लांट्स को बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्लांट को मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ को बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें रेगुलर इंटरवल पे पानी देना जरूरी है, एंड दिस इज नोन एज इरिगेशन। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, पानी देना इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे वेरी करता है, हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, और सीजन टू सीजन भी वेरी करता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों की तो ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट हो जाती है, अगर हम बात करें मॉनसून की तो हमें ज्यादा इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर हम ठंड की बात करें तो मीडियम इरिगेशन पे हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। अब इरिगेशन क्यों करना चाहिए? अब सब आप लोगों को पता है कि अगर आप पानी नहीं दोगे तो प्लांट मर जाएगा या प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, बट व्हाई? व्हाट इज द नीड ऑफ इरिगेशन? सो वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। इसका मतलब क्या है कि जब ठंड होती है तो आपने देखा होगा बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसको हम फ्रॉस्ट करंट्स बोल सकते हैं, फ्रॉस्ट करंट्स। ठीक है, अब गर्मियों में हम बोलते हैं लू चल रही है, ठीक है, बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, सो दैट इज हॉट एयर करंट्स। तो इन दोनों से ही एक प्लांट को, एक क्रॉप को कौन बचाता है? वाटर बचाता है। ठीक है, अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। ठीक है, जब सीड जो होता है, सीड जो हमारा है प्लांट का, वो हमारा जर्मिनेट ही नहीं करेगा, मतलब उसमें से हमारा रूट्स और शूट्स निकलेंगे ही नहीं जब तक उसको वेट कंडीशंस ना मिले। आपने देखा होगा अगर आपका सीड है, अगर वो ऐसी पड़ा हुआ है तो वो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब कभी उसमें से रूट्स और शूट, मतलब हमारी स्टेम, वो कभी नहीं निकलेगी उसमें से। ठीक है, जब आप उसको वेट कंडीशंस में रखोगे, जब आप उसको इरिगेट करोगे, तब उसमें से हमारा रूट और शूट निकलना स्टार्ट होगा। ओके, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो डिसॉल्व्ड हैं इन दी वाटर वो प्लांट तक पहुंचते हैं। और दूसरा जो मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर रूट से किसी न्यूट्रिएंट को कहां तक पहुंचना है? लीफ तक पहुंचना है। ठीक है, रूट से किसी न्यूट्रिएंट को ऊपर लीफ तक जाना है, सो हाउ इट विल ट्रांसपोर्ट? इट विल ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट लेता है ना, वो डिसॉल्व होते हैं इनटू द वाटर, एंड देन द वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट। तो वाटर के बिना कोई भी न्यूट्रिएंट प्लांट में नहीं जा पाएगा और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा पूरे प्लांट का। सो दैट इज व्हाई अ प्लांट और अ क्रॉप कैन नॉट सर्वाइव। सो दैट इज व्हाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इरिगेशन की तो हमने बात कर ली, बट कैसे करें इरिगेशन, कैसे पानी दें? तो आपको पता है बहुत इजी टॉपिक है। हम वेल्स, कुएं हमारे जो होते हैं, ट्यूबवेल्स आपने देखे होंगे कि जो हम बहुत नीचे तक बोर कर देते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटीज में या अपने स्कूल में या अपने आसपास आपने देखा होगा, हम बहुत नीचे तक बोर कर देते हैं और फिर हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ आता है फ्रॉम दी वाटर टेबल। सो दैट इज अ ट्यूबवेल। ठीक है, आपने खेतों में भी ट्यूबवेल्स देखे होंगे। ओके, देन वी हैव पॉन्ड्स, पॉन्ड सबको पता है। ठीक है, लेक्स हो गए हमारे पास, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। कैनाल्स शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो दिस इज अ कैनाल। ओके, सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन।
और ऐसे हम दे सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यू शुड नो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हमारे इसमें कोई ओशन या सी नहीं लिखेगा, बिकॉज दैट वाटर इज नॉट फ्रेश वाटर, दैट इज सॉल्टी वाटर। ठीक है, सी ओशन इसमें नहीं आएंगे, बट रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। ओके, अब हम क्या यूज करते हैं? तो हम दो तरह की मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब जो पुराने जमाने के मेथड्स हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक है, लेकिन ज्यादा खर्चा नहीं आता तो वो ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ऐसे मेथड जो बहुत पुराने टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं, बट अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम हर चीज में इतने एडवांस्ड हैं, तो अब हम दूसरे मेथड्स को यूज करते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं। तो वेल्स, लेक्स, कैनाल्स अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब वेल में अगर पानी है तो हमें उसको ऊपर लाना पड़ेगा, कुएं में अगर पानी है तो उसको हमें ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम किसी एनिमल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम खुद उसको निकाल सकते हैं, हम खुद उसको रस्सी से खींच के निकाल सकते हैं। ओके, सो हमें कैनाल्स हो गए, लेक्स हो गए, जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको कैनाल दिखाया, तो उसमें से अगर हमें पानी को निकालना है, सो वी नीड डिफरेंट मेथड्स। तो कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं हम? ठीक है, तो हम यूज करते हैं मोट, चेन पंप, धेकली और राहत। अब आपको इन सबको एक्सप्लेन नहीं करना है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एक्सप्लेन द धेकली मेथड ऑफ इरिगेशन, की पूरा उसको एक्सप्लेन करो कि कैसे पानी निकाला जाता है। बस आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और उसके आपको एग्जांपल्स बताने होंगे। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि ये चारों जो मेथड्स हैं वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में, राइट। अब इसमें कैटल या ह्यूमन लेबर का हम यूज करते हैं इन मेथड्स में। ये मेथड बहुत चीपर है, ज्यादा खर्चा नहीं होता, जैसे मैंने भी आपको बताया, बट लेस एफिशिएंट है। ठीक है, जब हम अभी मैं आपको मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन बताऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा जो लेटेस्ट मेथड्स हैं वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, चलो, तो अब हम चारों को एक बार देख लेते हैं। मोट, चेन पंप, धेकली और राहत। तो मोट में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल, ये सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है, मोट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये इमेजेस मैंने आपकी बुक वाली इमेजेस जानबूझ के यूज किए हैं, बिकॉज दीज इमेजेस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, और आपको बताना होता है ये क्या है। जैसे ये वाली फर्स्ट इमेज आपको दे देंगे एग्जाम में, और आपको बताना होगा व्हाट इज दिस मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तभी मैं ये वाली इमेजेस यूज कर रहा हूं। तो मोट में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपको एक वेल दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, और कुएं में से हम रस्सी से पानी को खींच के ऊपर की तरफ ला रहे हैं, एंड देन वी आर स्प्रेडिंग इट इनटू द लैंड और द फार्म। आप फार्मर को देखो, वो पूरे के पूरे पानी को फैला रहा है इनटू द लैंड। ठीक है, सो दिस इज मोट, वेरी सिंपल मेथड, और बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में, सबने किया भी होगा ये, आई एम श्योर ऑफ दैट। चेन पंप, ठीक है, चेन पंप को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ जीआईएफ। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं चेन पंप को। तो अभी चेन पंप को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे साइड पे धेकली। धेकली में हम क्या कर रहे हैं? वही सेम, हम रस्सी से ना खींच के एक वेट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टिक यूज की हुई है, और उसमें हम एक वेट रख दे रहे हैं, वेट बांध दे रहे हैं नीचे, ताकि हमारा पानी हमें ऐसे खींचना ना पड़े, वो पानी अपने आप बकेट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। सो दैट इज धेकली। ठीक है, डोंट वरी, आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना होगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये एक्सप्लेन नहीं करना होगा, बट आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव राहत। राहत में हम एक एनिमल का यूज कर रहे हैं, और इसमें भी हम कैनाल में से पानी ऊपर की तरफ ला रहे हैं। तो चेन पंप और धेकली, ये दोनों मेथड जो है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? ये कैनाल्स के लिए यूज हो रहे हैं। और ये दोनों मेथड जो यूज हो रहे हैं हमारे, ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? वेल के लिए यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है ये किसी और चीज के लिए नहीं यूज हो सकते, बट ये हमारे मेथड जो है वो जनरली इन चीजों के लिए यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, अब मैं चेन पंप और राहत को आपको एक्सप्लेन करता हूं फ्रॉम द वीडियो। तो आप यहाँ पे देखो, दिस इज राहत। राहत में देखो, यहाँ पे नीचे जो आपको ग्रीन कलर का ब्लू कलर का दिख रहा है, वाटर। ठीक है, तो वाटर में से एक एनिमल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है एक एनिमल, और उसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आके वो पूरे के पूरे जो हमारा लैंड है उसमें स्प्रेड हो रहा है। आप ध्यान से इस जीआईएफ को देखो, तो आपका नीचे कैनाल है, नीचे कैनाल है आपका, उसमें से पानी निकल रहा है, और पानी निकल के हमारा जो पूरा फील्ड है उसमें स्प्रेड हो रहा है। दैट क्लियर? चेन पंप में भी हमारा ये हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे आप देखो एक हैंडल है हमारा। ठीक है,
तो हैंडल मूव कर रहा है, ये रहा हमारा हैंडल, ये हमारा हैंडल मूव कर रहा है। तो इस हैंडल को कोई पर्सन मूव कर सकता है, या अब हम क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं तो हम मोटर को यूज कर सकते हैं और उससे हम पानी को कैनाल में से निकाल के अपने फील्ड में डाल रहे हैं। सो दीज आर दी टू मेथड्स विच आर यूज्ड, चेन पंप एंड राहत। ये हम कैनाल्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं। और दो अदर मेथड जो मैंने आपको बताए, दैट इज मोट एंड बेकली, दे आर यूज्ड फॉर दी वेल्स। इज दैट क्लियर? ये चारों मेथड आपको यूज करने हैं, मतलब याद रखने हैं, ठीक है? अगर आप फार्मिंग करो तो यूज भी कर सकते हो आप इनको, ठीक है? अब हम बात करते हैं द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे, दैट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम क्या यूज करते हैं, अगर और एडवांस हमें होना है तो हम क्या यूज करते हैं? तो फर्स्ट हम यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। बताने से पहले ये जो आपके मेथड्स हैं ये आपको डिटेल में याद रखने हैं, ये आपको डिटेल में समझने हैं। डेकली मोट उनकी इमेजेस बस आपको याद रखनी है, बट इसको आपको डिटेल में समझना है। स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत इजी है। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल का मतलब कि ऐसे पानी आपका फवारे की तरह, ऐसे पानी आपका फवारे की तरह ऐसे गिर के बाहर आ रहा है, आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है? ऐसे फवारे की तरह ये पानी आपका बाहर आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम दी नोजल्स। सो दिस सिस्टम इज मोर पावरफुल ऑन दी अनइवन लैंड, जहां पे लैंड इवन ना हो, मतलब स्ट्रेट ना हो, लैंड ऐसे उबड़ खाबड़ हो थोड़ा सा, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज आप देख रहे हो हर थोड़ी थोड़ी जगह पे आपके एक नोजल्स लगे हुए हैं जहां से पानी ऐसे स्प्रे हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंकल हो रहा है पानी, ठीक है? और द perpendicular pipes having rotating nozzles on the tops are joined to the main pipeline at regular intervals। तो देखो आपका क्या हो रहा है, हमने वेल यूज किया, कुछ भी यूज कर सकते हो, कैनाल भी हो सकता है, यहाँ पे वेल भी हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, ठीक है, कोई रिवर हो सकता है। तो वहां से आपने इसको निकाला, पानी यहां से गया और मेन पाइपलाइन से छोटी छोटी पाइपलाइंस ऐड हो रही हैं और वहां पे क्या लगे हुए हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए हैं, ऐसे करके पाइप्स लगे हुए हैं और जो रोटेट हो रहे हैं और पानी को छिड़क रहे हैं। तो आपने ये शायद फुटबॉल फील्ड में या स्पोर्ट्स में भी देखा होगा कि ऐसे नोजल्स लगे होते हैं, वो घूमते हैं और पूरे पानी को फैला देते हैं चारों तरफ, ठीक है? इट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशंस एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है? लॉन्स में हम यूज करते हैं अपने लॉन में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि लॉन्स में पानी फैलाने के लिए हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। कॉफी प्लांटेशन, जब हम कॉफी ग्रो करते हैं तब इसको यूज करते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स में बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, ऐसा नहीं है कि पानी स्प्रे होता ही रहता है, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हम इसको स्प्रे करते रहते हैं, तो ये सारी जगह फैल जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी एफिशिएंट सिस्टम, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए इंडिया में ज्यादा ये यूज नहीं होता, ठीक है? थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका सेटअप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप लगा लोगे सो इट विल बी गुड, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट मोस्टली यूज, बट इट इज अ गुड मेथड, ओके? उसके बाद ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप बहुत सारा पानी यूज कर रहे हो, ठीक है, आप स्प्रिंकल कर रहे हो पानी को। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमें कुछ कुछ स्टेट्स में हमें पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो वहां पे हमें स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज नहीं करना चाहिए। यू आर राइट, बेसिकली ड्रिप सिस्टम इज बेटर देन स्प्रिंकलर सिस्टम, बट डिपेंडिंग अपॉन द यूज हम उनको यूज करते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन किस क्रॉप को हम यूज कर रहे हैं, कैसा लैंड है। ये ड्रिप सिस्टम वहां यूज कर सकते हैं हम जहां पे पानी की रिक्वायरमेंट, मतलब पानी बहुत कम है, पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ड्रिप सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो सेम चीज है कि हमारी एक मेन पाइपलाइन है, वहां से अटैच हो रखी है छोटी छोटी पाइपलाइंस। यहाँ पे हमें ड्रिप का क्या मतलब है, हम बूंद बूंद करके, एक एक बूंद, दो दो बूंद करके हर एक सीड को पानी दे रहे हैं डायरेक्टली, स्प्रे करने की बजाय हम एक एक सीड को पानी दे रहे हैं, ठीक है? तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, गार्डन्स में यूज करते हैं। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता बेसिकली, ठीक है? फ्रूट्स में यूज करते हैं, और जब हम फ्रूट्स को वाटर देना होता है तो हम यूज करते हैं। एंड इट इज बून इन अ रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। बून का क्या मतलब होता है, एक वरदान है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना, एक वरदान है ऐसी जगहों के लिए जहां पे पानी ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो वाटरिंग फ्रूट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? गार्डन्स में यूज करते हैं, ट्रीज को ग्रो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, ठीक है? और वाटर डायरेक्टली रूट्स पे जाता है, या सीड, जब वो सीड फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली सीड पे जाता है। सो दिस इज नोन एज द ड्रिप सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। तो हमने इरिगेशन में क्या पढ़ा, हमने ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े, हमने मॉडर्न मेथड्स पढ़े। तो मॉडर्न मेथड्स, दो मेथड्स हैं, आपको इसको डिटेल में समझना है, और ट्रेडिशनल मेथड्स के सिर्फ आप नाम भी याद रखोगे, सो दैट इज इनफ। सो दिस वाज द एंड ऑफ
दिस वीडियो। तो आज हमने इरिगेशन तक कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम जो 3 एग्रीकल्चरल हमारी प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी हैं, वो कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फाइनली बाय बाय कर देंगे, ओवर कर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज इट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी थिंग्स। अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो आई विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरी, और इस चैप्टर के भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।